हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं आप लोगों के सामने एनसीसी सर्टिफिकेट का बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, जिसको सॉल्व करके अपनी सफलता को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको फॉलो कर ले रहे हैं या इसको समझ ले रहे हैं या इस वीडियो को देख ले रहे हैं, तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड ही आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं और यही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रिल मार्क्स 35 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो ड्रिल का उद्देश्य सर, इसमें पहला पॉइंट, हाँ एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कभी भी 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसमें 5 पॉइंट आप बनाकर लिखने की कोशिश करिए, तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। यदि 4 लिखते हैं तो तब भी चल जाएगा, लेकिन 4 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए होता है, ड्रिल का उद्देश्य होता है, ठीक। इसमें उपस्थिति में असर और चतुरता में सुधार और बाहरी भी, ठीक। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए, यानी आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है, आदेशों के लिए तत्काल और निहित आज्ञाकारिता गुणवत्ता विकसित करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा रिपीट होता है इसी सर्टिफिकेट में। पहला इसका है, ये क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें भी 5 नंबर का है। तो देखिए, इसको बहुत आसानी से अगर तैयार करें तो 5 नंबर आपको एकदम आसानी से मिलेगी। ये हमेशा आता है, इसको तो रट लीजिए एकदम से। पहला है, खुली लाइन चाल में लिया गया 1.5 कदम लेते हैं। खुली लाइन चाल में 1.5 कदम लेते हैं हम, ठीक है। दूसरा है, इसमें एक भरा जाएगा। अधिकतम संख्या कदम आगे और पीछे की अनुमति दी जाती है, तो उस समय हम एक अधिकतम लेते हैं संख्या। विश्राम की स्थिति में दो ऊंची एड़ी के बीच की दूरी होती है 12 इंच। ये 12 इंच है दोस्तों। इस पर जो लगा है (2) वो इंच का निशान है। डी है, आदेश परेड पार में 14 या 1 से 2 के शब्द पर होते हैं, ठीक है। डबल मार्च के कदम की लंबाई कितनी होती है? 30 इंच, ठीक है। ठीक है, ये उत्तर है, अपना मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी है 10 नंबर का। देखिए दोस्तों, ये सब एकदम रट लीजिए, एकदम ये आएगा ही आएगा। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों को भरें। इसमें पहला है, ADH दाहिने मोड़ में टीम 45 डिग्री पर बदल जाती है, ठीक है। तेज चाल में कैडेट के बीच की दूरी कितनी होती है? 45 इंच होती है, ठीक है, तेज चाल में, याद रखिएगा। दाहिने सज में टीम 15 इंच तक एक कदम आगे ले जाती है, ठीक। डी है, सावधान स्थिति में पैर की उंगलियों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है दोस्तों। पीछ मोड़ में टीम 180 डिग्री पर बदल जाती है। पीछे मोड़, मतलब ये पीछे मुड़े है, याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप समझिए। पीछे मोड़ में टीम 180 डिग्री बदल जाती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा, सलाम के दौरान क्या अंक देखा जाना चाहिए? पहला है, स्मार्ट गोलाकार गति के दाहिने हाथ को लाएं, सभी अंगुलियों को दबाए रखें और एक साथ, और हथेली पूरी तरीके से खुली और अंगुलियों की कलाई और कोहनी सीधे रेखा में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बी पॉइंट है, सामने की उंगली का शीर्ष दाहिने आंखों के केंद्र के पास रहेगा, ठीक है। सी, हाथ को निश्चित विराम के लिए स्थिति में रखें। सबसे कम संभव मार्ग के हाथ से कटौती करें और उठाएं सावधान स्थिति में, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है, ये भी रिपीटेड है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूछा है कि राष्ट्रीय सलाम के हकदार कौन होते हैं? तो पहला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, दूसरा भारत के राष्ट्रपति होते हैं और राज्य के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इन सबको एकदम याद रखिए। सावधान स्थिति में क्या अंक दिखते हैं? तो देखिए, सबसे पहला दिखता है हमारा शरीर खड़ा होना चाहिए पूरी तरीके से, अभी भी कठोर नहीं होना चाहिए। मतलब सावधान की जब पोजीशन में हम लोग होते हैं तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ा होना है, ठीक। मतलब ढीला रहना है, सीधा खड़ा रहना है। बी क्वेश्चन है, सिर ऊपर होना चाहिए आपका, आंखें सीधे अपनी ऊंचाई के सामने होना चाहिए, यानी सामने देखना चाहिए, ठीक है।
चीन लंबवत और गर्दन सीधे और काला भरना है। ठीक, ये है कंधे वर्ग और नीचे मजबूर या चेस्ट अप होना चाहिए। पतलून कोहनी सीधे अंगुलियों के सीमा के पीछे शरीर के साथ तय साथ सामने की और ढीली आधा मुट्ठी और अंगूठे बनाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी में अभी पॉइंट है यह दोनों पैरों और घुटनों के पर सीधे वजन। इसमें दूसरा है ऊंची एड़ी के साथ एक 30 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। हाँ, ये भी याद रखनी। अब आते हैं हम, ये देखिएगा मेन क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए वेपन ट्रेनिंग के 40 नंबर है दोस्तों, अगर तैयार कर ले रहे हैं तो हमेशा आपके ए और बी सी सभी सब्जेक्ट में आपके ये क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न नंबर संख्या 7, एक शॉट फायर करते समय कार्रवाई का अनुक्रम क्या होना चाहिए। देखिए 10 नंबर का दोस्तों, इसमें कम से कम 10 पॉइंट बना के लिखिए। तो पहला है लक्ष्य की स्थिति, यानी जो टारगेट की पोजीशन है उसको लेना चाहिए। पोजीशन लेने पर फायर को पहला दबाव लेना चाहिए। बी उसका है श्वास एक उद्देश्य से लेने से पहले सांस लेने को धीरे धीरे संयोजित किया जाना चाहिए और समन्वय करना महत्वपूर्ण है ताकि जब दूरदर्शिता के बिंदु पर आ जाए। उद्देश्य सांस आंशिक रूप से निकाला जाता है। सी फायरिंग दूसरा दबाव सही उद्देश्य पर तुरंत होगा लिया जाए और गोली मार दी। ठीक, फायरिंग के बाद दूसरे 2 के लिए नहीं होना चाहिए और पकड़ या उंगली या सिर के आंदोलन की छूट। डी है आपका के माध्यम से, मतलब डी के माध्यम से पालन करें और पकड़ और लक्ष्य को तब तक बनाए रखना चाहिए जब तक कि बुलेट ने बैरल छोड़ी हो। बेहतर अभी भी आग बुलेट की तक अनुमति देना चाहिए, लक्ष्य तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है लक्ष्य के नियमों को परिभाषित करें। पहला है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आँख के रेटिना पर एक स्पष्ट तस्वीर बनाई जा सके। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य का सही केंद्र प्राप्त करें और फिर आंखों के साथ दूरदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करें। बी है इसका पॉइंट, राइफल को सही तरीके से पकड़ें जैसा कि पहले से ही सिखाया गया है और इसे बनाए रखा ईमानदार। ठीक, सी पॉइंट है इसमें दोस्तों, बाएं आंख को बंद करें और दूरदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करें। डी काले दृष्टि क्यूब के माध्यम से दूर करें। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसमें ये तो हो चुका है, क्वेश्चन ये वाला हो चुका है, तो हम आ जाते हैं इस पे। इसी पॉइंट है दोस्तों, डी है माध्यम से तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर, यहाँ थोड़ा मिसिंग है दोस्तों, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण क्यों है। पहला इसमें पॉइंट है दोस्तों, देखिए देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता रख रखाव होना चाहिए। शांति और समभाव का रख रखाव होना चाहिए। राष्ट्र के विकास और गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था, संस्कृति और धार्मिक विकास होना चाहिए, आर्थिक और औद्योगिक विकास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विदेशी निवेश आकर्षित करें और आयात और निर्यात पर वृद्धि करें। ठीक है, तकनीकी ज्ञान, उसी में पॉइंट है दोस्तों, तकनीकी ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान और एक राष्ट्र के रूप में विनम्रता और आत्मसम्मान होना चाहिए। लोगों का कल्याण करना चाहिए। विदेशी संबंध और दुनिया के राष्ट्रों से बेहतर खड़े करें। अब क्वेश्चन नंबर आपका 16 है,
सच और गलत में मतलब इसमें कौन सही है कौन गलत है दोस्तों। अकबर द्वारा सुलकुल सभी के साथ शांति की नीति अपनाई गई थी। सही है दोस्तों, हाँ अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है, याद रखिएगा। नए देवताओं का प्रभाव और पूजा नए तरीकों को भारत में लाया गया था। द्रविड़, ये देखिए दोस्तों एक गलत है। ठीक है, इसको मैं आप लोगों के सामने सही कर दे रहा हूँ, ये गलत है। ठीक, भारत में अंग्रेजों ने नीति को विभाजित किया और गुणा किया, ये भी गलत है, नहीं। ठीक, यीशु मसीह का जन्म यहूदी ईसा पूर्व 4 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी गलत है। ठीक, गौतम बुद्ध भारत के राजकुमार सुद्धोधन के पुत्र थे, ये सही है। ठीक, अब हमारा 17 क्वेश्चन है। सत्रह क्वेश्चन है। युवा व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं कहकर योगदान दे सकते हैं सभी सामाजिक बुराई में। पहला इसका आंसर है दवाएं, दहेज, यानी मतलब दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और दहेज नहीं लेना चाहिए, अवैध यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, और विचार और कार्रवाई में अनौपचारिकता गतिविधियों में समाज में वंचित लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए, बाल श्रम का उपयोग। ठीक, हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें भी पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। परीक्षा के दौरान अनफेयर का मतलब सभी रूप में रिश्वत स्वीकार करना और पेशकश करना, ये भी गलत है। अब लीडरशिप देखो, ये दोस्तों इसको तो एकदम इतना पढ़ लीजिए कि आपको दिमाग में एकदम पूरा फंस जाए, क्योंकि ये हमेशा आता है। 54 मार्क का लीडरशिप मार्क्स। ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, लीडरशिप के लक्षण क्या क्या हैं, देखिए क्या। अलर्टनेस होना चाहिए, असर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निर्णय लेना होना चाहिए, निर्भरता होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, पहल होना चाहिए, अपनी ईमानदारी होना चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति होना चाहिए, न्याय की होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, फेथफुली होना चाहिए मतलब वफादार होना चाहिए, विनोद की भावना होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण मूल्यों को सूचीबद्ध करें। 15 नंबर का ये भी दोस्तों देखो, इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत आता है एसएससी सर्टिफिकेट में। ए, ईमानदारी, चोरी, धोखा या झूठ बोलना नहीं चाहिए। ईमानदारी हमेशा रहनी चाहिए। शुद्धता और कोई डुप्लीकेट नहीं। विचार, शब्द या कार्य में शासन हो। अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन में आवश्यक नियमों मापदंडों का व्यवहार हो जो स्वयं लगाया गया है। निस्वार्थ होना चाहिए, जो निस्वार्थ, स्वार्थी और आत्म केंद्र से ऊपर उठती है व्यक्तिगता और आत्म बलिदान। निष्ठा, सच, कर्तव्य के प्रति वफादार या प्यार या दायित्व, व्यक्ति, संस्थान और देश के प्रति निष्ठा में वफादारी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है निष्पक्षता, निष्पक्ष होना चाहिए, सभी निर्णय देना चाहिए, समानता, सभी को समान रूप से इलाज करें, ट्रस्ट, विश्वसनीयता, क्षमता, कुछ ताकत में दृढ़ विश्वास रखें। ठीक है दोस्तों, अब इसी के पॉइंट में कैसे पढ़ेंगे कि समर्थन, सहायता, प्रोत्साहन, अनुमोदन करना चाहिए, सम्मान, उनके मतलब सभी का सम्मान करना चाहिए। 20वां क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन, धारणा को के 2 तत्व परिभाषित किया, यानी पूछ रहा है कॉन्सेप्ट के 2 तत्व, 2 एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है धारणा चयन या स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है जो हमें रोकती है। बी, उत्तेजना का संगठन है जिसका अर्थ यह है कि संसाधित की गई जानकारी कुछ तार्किक तरीके से आदेश किया जाना चाहिए और वर्गीकृत किया जाना चाहिए जो हमें असाइन करने की अनुमति देता है। उत्तेजना स्थिति के लिए मतलब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेता क्या है।
एक नेता वह है जो लक्ष्य जीतने के लिए पुरुषों और सामग्रियों को प्रभावित करता है। ठीक है, उसका आंसर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 के नेता किस प्रकार के नेता हैं। 5 नंबर के दोस्तों देखिए, पैदा हुए नेताओं, प्रशिक्षित नेता होना चाहिए, मान लीजिए नेता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ड्यूटी परिभाषित करें। ड्यूटी को नैतिक या कानूनी दायित्व और एक बाध्यकारी बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों तथा अधीनस्थों के प्रति अच्छा व्यवहार हो सकता है। एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या है। 5 नंबर का दोस्तों, वफादार होने और राज्य के प्रति निष्ठावान देना। ठीक दोस्तों, देश की आज़ादी के संरक्षण के लिए देशभक्त और काम करने के लिए होना चाहिए। स्वयं से पहले सेवा डालने के लिए होना चाहिए। कर्तव्य की अच्छी समझ रखने के लिए होना चाहिए। सरकार की देखभाल और रक्षा करने के लिए होना चाहिए। उच्च चरित्र होने के लिए मतलब एक अच्छे नागरिक का जो चरित्र होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अन्य नागरिकों के अधिकार को अपने अधिकार के रूप में महत्वपूर्ण मानने के लिए। अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट से 29 नंबर का हम क्वेश्चन पूछ रहा है। डिफिन आपदा क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिफिन आपदा क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपदा किसी भी विषम घटना को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित करती है जो बहुत ही अधिक लाती है। एक क्षेत्र के लिए दुखी और स्थानीय के माध्यम से स्थिति का सामना करना मुश्किल हो सकता है। संसाधनों को 2 प्रकार के आपदाएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक और मानव बनाया गया। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 26, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं। पूछ रहा है नेचुरल डिजास्टर क्या है। आंसर में लिखेंगे हम हवा संबंधी तूफान, चक्रवात तूफान, तूफान की वृद्धि और ज्वारी लहरें। दूसरा है पानी से संबंधी बाढ़, बादल छापा, फ्लैश बाढ़, अत्यधिक बारिश, सूखा पड़ना है। सी है आपका पृथ्वी संबंधी भूकंप, सुनामी और भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट। मनुष्य ने आप 27 नंबर में मनुष्य ने आप दुर्घटना, सड़क, रेल, वायु, सागर, इमारत का पतन। औद्योगिक दुर्घटनाएं, गैस लीक, विस्फोट, तबाही, सुरक्षा उल्लंघन और आग, भवन, कोयला और तेल, वन आग, उष्णकटिबंधीय देशों के जंगल की आग असर मानव निर्मित होती है। संदूषण, जहर, भोजन, पानी, अवैध शराब, महामारी, आतंकवादी गतिविधियाँ। पारिस्थितिकी प्रदूषण, वायु पानी शोर, मिट्टी के गिरावट, जैव विविधता का नुकसान, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर की वृद्धि और जहरीले अपशिष्ट और परमाणु दुर्घटनाएं। ये 6 वारफेयर, पारंपरिक, रासायनिक और परमाणु और सोशल सर्विस से क्वेश्चन आ गया 33 नंबर का दोस्तों। देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आता ही है लिखने के लिए आपको, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ये रट लीजिए। विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं क्या है पूछ रहा है। पहला तो आपका एजुकेशन है, शिक्षा है जिसको कहते हैं, परिवार कल्याण है, चिकित्सा है, देखभाल है, परिवार नियोजन और पोषण है, जल और पाक काला ईंधन, सड़क, बिजली और स्वच्छता का प्रावधान, वृद्धावस्था समर्थन प्रणाली है, ये है रोजगार, सामाजिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा, देखभाल और सुरक्षा, आवास और पुनर्वास, मनोरंजन और खेल, सामाजिक गतिविधियां होना चाहिए। आरक्षण नीति के पक्ष में विभिन्न तर्क क्या है। 5 नंबर का दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। सामाजिक विविधता और कैंपस के स्थलों में वांछनीयता नहीं, कहने का मतलब है कि जो सामाजिक विविधता का हो, जो कैंपस और कार्यस्थल में वांछनीय है, यह समाज की छिपी प्रतिभा लाओ। ठीक है, ऐसा करने का एक तरीका है कि नीचे के लिए आरंभ प्रवेश मापदंड का प्रदान करना चाहिए, विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए, सामान्य श्रेणी में उन लोगों के द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों की कमी के कारण पेशेवर कॉलेजों में सीटें और रोजगार के अवसर की कमी और आरक्षण के कारण। प्रश्न नंबर हम तीसरा देखेंगे।
आरक्षण नीति के खिलाफ विभिन्न बिंदु क्या है? पहला है आरक्षण के लिए आर्थिक स्थिति आधार होना चाहिए। दूसरा है आपका राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण निर्णय लिया जाना चाहिए। जाति के आधार पर कोटा आवंटन नस्लीय रूप है, भेद और इस तरह समानता के अधिकार का विपरीत है। वे मेरिट को कुछ जाति के लिए सीटों को आरक्षित करके गंभीर रूप से समझौता किया गया है आधारित समुदायों की। आरक्षण नीति द्वारा जाति व्यवस्था को जिंदा रखा जा रहा है। परिवार नियोजन परिभाषित करें। पहला है परिवार नियोजन को व्यवस्थित रूप से स्वैच्छिक और जिम्मेदार और निर्णय के रूप में परिभाषित। वांछित परिवार के आकार और जन्म के समय के रूप में जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 32 वहाँ है आपका, परिवार नियोजन की विभिन्न तरीका क्या है? पहला वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, मतलब इसको पुरुषों, देखिए दोस्तों, पुरुषों की नसबंदी हो गया, ये स्त्रियों की, महिलाओं का कंडोम और डायफ्राम जैसे परंपरागत गर्भ निरोधक का प्रयोग करके हम परिवार नियोजन कर सकते हैं दोस्तों। और मौखिक गोलियां लेकर, ठीक। HIV परिभाषित करेंगे। जैसे HIV का दोस्तों फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है मानव इम्यूनो कमी वायरस, इसको कह सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपके क्या करता है दोस्तों, धीरे धीरे शरीर को नष्ट कर देता है, और आपके जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी कम कर देता है दोस्तों। और कैसे ही फैलता है, दूषित जो है कि इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा लगा देने से उससे भी फैलता है। और जो है कि अवैध रूप से संबंध भी मनाने से, एक से कई लोगों से, कई स्त्रियों से मनाने की वजह से भी ये हो सकता है। 35 क्वेश्चन नंबर 35, समाज के प्रति कैडेट की भूमिका क्या है? पहला है उस समुदाय के प्रति, पहला आंसर है उस समुदाय के प्रति वफादारी की भावना विकसित करना चाहिए जिसमें कि वह संबंधित है। दूसरा, राष्ट्रीयकरण की दिशा में काम करना और देश के प्रति वफादारी विकसित करना होना चाहिए। सीधे देश की विकास की योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। स्वयं को शामिल करना या विकास के विचारों को प्रसारित करना या विकास प्रक्रिया में भाग लेने से दूसरे की मदद करना। हाइजीन और सैनिटरी मास्क से 29 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा है कि स्वच्छता क्या है? स्वच्छता विज्ञान है जो स्वास्थ्य व्यक्तिगत को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांतों से संबंधित है और सार्वजनिक भी। स्वच्छता, यहाँ भी वही क्वेश्चन, स्वच्छता क्या है? ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग इसको फिर से देख लीजिए। स्वच्छता खुद को और आसपास के वातावरण को साफ और रखने की कला है। यानी कह सकता हूँ कि दोस्तों स्वच्छता एक ऐसी कला है जो अपने आसपास अगल बगल की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्वच्छता क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? पहला है बालों की सफाई करना चाहिए, शरीर और त्वचा की सफाई करना चाहिए, नाखून की सफाई करना चाहिए, कपड़ों की सफाई करना चाहिए, दांतों की सफाई करना चाहिए। पूछ रहा है कि शुद्ध पानी कैसे पाओगे? तो सबसे पहले अवशोषण करके उसको, मतलब गर्म करते नहीं, गर्म भी करके, उबाल करके या निष्पंदन करके, स्टीरिलाइजेशन करके, क्लोरीनीकरण करके, उबाल कर उसको जो है बढ़िया। उसके बाद लेट्रिन के प्रकार क्या है? जल कैरी सिस्टम, एकापिंडी, हटाने वाली प्राणी, डीप ट्रेच लैट्रिन, सालो ट्रेच लैट्रिन, ठीक है। 41 क्वेश्चन में मलेरिया के लिए निवारक उपाय क्या है? ये DDT स्प्रे मारना चाहिए, मच्छर जाल का उपयोग करना चाहिए, मच्छर रिपेलिएंट का उपयोग करना चाहिए, पूरी तरह से कवर पोशाक पहने हुए होना चाहिए, छोड़ने क्षेत्र के पास स्थिर पानी से बचें, मतलब जो आसपास के जो गंदा पानी होता है उससे बचें।
स्थिर जल निकासी का पानी से स्प्रे केरोसिन तेल, मतलब कह रहा है कि जो पानी अगल बगल आपके गंदा पानी स्टोर रहता है उसको उसमें केरोसिन तेल वगैरह या फिर से क्लोरोफिन डाल के उसको सही रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, स्वच्छता का महत्व क्या है? एक समुदाय का स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। स्वच्छता के तहत सफाई, शारीरिक परिवेश, लोगों की आदतें, भोजन की गुणवत्ता, पानी और हवा की देखभाल की जाती है। 43 क्वेश्चन नंबर, विभिन्न भूमि आधार साहसिक गतिविधियाँ क्या हैं? पहला है पर्वतारोहण अभियान, ट्रैकिंग, साइकिल और मोटरसाइकिल अभियान। ठीक, आप साहस प्रशिक्षण से क्या समझते हैं? एनसीसी द्वारा कैडेटों और युवाओं को गुणवत्ता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और नेतृत्व, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और टीम भावना होना चाहिए। पूछ रहा है, अब देखो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिएगा। पूछ रहा है ग्रीन हाउस का क्या प्रभावित करता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री यानी CO2 सामग्री में विविध वृद्धि के कारण जो उत्पन्न होने वाला प्रभाव क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं, का उपयोग होने के कारण जो वैश्विक तापमान, ओजोन परत की कमी और मनुष्यों और वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पूरे संसार में माना जा रहा है। इस समय देखो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर है, पर्यावरण में गिरावट के प्रभाव क्या है? पर्यावरण में गिरावट के आगे दोस्तों पढ़ते हैं इसको। आंसर है ग्लोबल वार्मिंग में पहला तो एसिड वर्षा है। ठीक, ओजोन परत की कमी है। ठीक है, 47 क्वेश्चन में पर्यावरणीय गिरावट की दिशा में एनसीसी कैडेटों की भूमिका क्या है? देखिए हमेशा क्वेश्चन ये रिपीटेड है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिए। एनसीसी कैडेट पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। पहला है वृक्षारोपण करके पर्यावरणीय गिरावट को नियंत्रित करने के लिए परिवार और दोस्तों को मार्गदर्शन और प्रेरित करना चाहिए। जल संरक्षण करना चाहिए। अपशिष्ट का निपटापन करना चाहिए। लोगों को शिक्षित करना चाहिए। आर्म फोर्सेस से 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, सेना के आदेशों का नाम क्या है? पहला उत्तरी कमान है, पश्चिमी कमान है, केंद्रीय कमान है, दक्षिणी कमान है, दक्षिणी पश्चिमी कमान है, पूर्वी कमान है और प्रशिक्षण कमांड है। ठीक है दोस्तों, हम आ जाते हैं, हम आते हैं 49 क्वेश्चन नंबर पे। लड़ाई हथियारों का नाम। पहला है कवच, इन्फेंट्री, मशीनीकृत पैदल सेना, MP पड़नाव। ये 30 नंबर पे है दोस्तों, देखिए यानी ये मैप से रिलेटेड है, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का मानचित्र क्या है पूछा है। मानचित्र अपने सभी प्राकृतिक और जमीन के टुकड़ों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। मनुष्यों ने कुछ पारंपरिक संकेतों के दिखाए गए विशेषताओं को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो मानचित्र का उपयोग क्या है? पहला इसका आंसर है 5 नंबर का, तो 5 पॉइंट देना है। अपनी स्थिति खोजने के लिए है, इसका प्रयोग करते हैं मानचित्र का। एक दिशा से दूसरी दिशा में निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं मानचित्र का। मानचित्र पर जमीन की विभिन्न विशेषताओं का पता लगाने के लिए करते हैं। युद्धों के दौरान कदम की योजना का बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, कंपास के 5 हिस्सों का नाम लिखिए। ये दोस्तों देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं। अंगूठे की अंगूठी, ढक्कन, खिड़की, जीभ, लंबर लाइन और दिशा चिन्ह। ठीक, याद रखिए। और दूसरा है और उसी का पार्ट है प्रिज्म। अब जो है 53 क्वेश्चन नंबर, कार्डिनल अंक और उत्तर के प्रकार क्या है? 5 नंबर का दोस्तों। ठीक, तो पहला उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, टू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ। ठीक, निम्नलिखित पारंपरिक संकेतों का आकर्षित करें।
पहला है जल संपद, टंबल, सी है गुरुद्वारा, मस्जिद और किला। ठीक है। 55 क्वेश्चन। कंपास का उपयोग क्या है? पहला, उत्तर खोजने के लिए, मानचित्र सेट करने के लिए, चुंबकीय असर मापने के लिए, रात को मार्च के दौरान इसका उपयोग करते हैं। क्षेत्रीय क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से 30 क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर आएगा क्षेत्र। पूछ रहा है 56 क्वेश्चन नंबर का, फील्ड शिप परिभाषित करें। फील्ड क्राफ्ट जमीन का उपयोग करने और हथियार का सर्वोत्तम उपयोग करने का कला है। एक के अपने फायदे हैं। 57 क्वेश्चन नंबर, फील्ड शिप में सभी विषयों को क्या शामिल किया गया है? 5 नंबर का है। पहला है ग्राउंड का विवरण होना चाहिए, निरीक्षण और छुपाव, निर्णय और दूरी होना चाहिए। लक्ष्यों की पहचान करना चाहिए, विवरण और शस्त्र के साथ और बिना आंदोलन, शस्त्र के साथ और बिना आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 58, विभिन्न प्रकार के आधार क्या हैं और समझाते हैं। 10 नंबर का दोस्तों। पहला, टूटा हुआ मैदान, यह असमान और आमतौर पर नूला के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जमीन में टक्कर और मैदान, और यह पैदल सेना और बाधाओं के लिए उपयुक्त है। गतिविधियों का आकलन, फ्लैट और ओपन ग्राउंड या थोड़ा कवर के साथ ही जमीन पर उड़ा झाड़ियाँ, हेजेज और इसी तरह के पत्ते या दिन भर इन्फेंट्री के कदम के रूप में उपयुक्त नहीं है। हाई ग्राउंड क्षेत्र के सामान्य स्तर से बहुत दूर जमीन पहाड़ी है। यह अवलोकन या आग या दोनों के आसपास के क्षेत्रों के वर्चस्व को सुविधाजनक बनाता है। मृत मैदान, एक पर्यवेक्षक के उद्देश्य में छिपा हुआ मैदान, यह फ्लैट से ढका नहीं है। दूरी तय करने के विभिन्न तरीका क्या हैं? पहला है माप की इकाई, उपस्थिति विधि, धारा औसत, मुख्य श्रेणियाँ, हलचल, ब्रैकेटिंग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जैसे मैं अदर वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों। ठीक है, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करें दोस्तों, सपोर्ट करें दोस्तों। ये मैं आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ।